पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत था आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं और इसका नोटिफिकेशन जो है वो 2-3 दिन पहले आ गया था, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लेट है और आप लोगों की काफ़ी डिमांड पे ये वीडियो है। अब यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की पूरी वैकेंसी के बारे में, जो कि इनका रेलवे का नोटिफिकेशन है। इस पूरी चीज़ को देखेंगे, साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है या नेगेटिव मार्किंग, एक एक चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, हर एक चीज़ हम देख रहे होंगे। एज और लास्ट डेट, सारा कुछ, क्रूशियल डेट क्या रहेगी, आगे डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ मेडिकल टर्म्स क्या रहेंगी और इसका जो स्किल टेस्ट होगा वो क्या रहेगा, हर एक चीज़ देखेंगे हम सेपरेटली। हर एक पोस्ट की चीज़ें देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ इन्होंने नोटिस के बाद कंटेंट दे रखे हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसीज के बारे में दे रखा है कि कौन से पेज पे क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख रखा है और यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इससे हमें मतलब नहीं है इतना, थोड़ा आगे चलते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, जैसे ये जो पब्लिकेशन थी आरआरबी की वेबसाइट पे वैकेंसी की, ये 13 तारीख को आ गई थी। जैसा कि हमने बताया थोड़ा पहले ही इसका नोटिफिकेशन जो था वो आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं इसका। और नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये क्लोजिंग होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ये 13/10/2024 को रात 11:59 पे हो जाएगी। मीन्स 12 बजे आप कह सकते हो ये बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ ये फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी वो हमारी 14 तारीख को रहेगी। मीन्स इसके एक दिन बाद, और 14 से 15 तारीख सॉरी, ये यहाँ पे फॉर्म ले रहे होंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ी सी आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन का भी टाइम देती है चूँकि रेलवे। तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होगा वो 16/10/2024 से 25/10/2024 के बीच आप कर पा रहे होंगे। मीन्स लास्ट डेट जो फीस कटने की होगी उसके एक दिन बाद आपको ये मॉडिफिकेशन का टाइम मिल जाएगा। जैसे किसी ने भी कोई चीज़ गलत फिल कर दी है तो उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म है हमारे, तो पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। और अगर हम पोस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, या फिर आप कह सकते हो CCCTS बोलते हैं इसे। फिर स्टेशन मास्टर, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है बच्चों के लिए और बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल जॉब है। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसके अलावा ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, या फिर SCCT बोलते हैं इसे। फिर ये जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये है। तो ये कुल मिला के हमारी ये जो वैकेंसीज हैं वो 5 तरह की, 5 पोस्ट की वैकेंसीज हैं। और ये जितनी भी वैकेंसी हैं ये सारी ग्रेजुएट लेवल की हैं। मीन्स ये अभी जो पोस्ट हैं ये ग्रेजुएट लेवल की हैं। अब इसके आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्राइटेरिया भी हैं और भी कई सारी चीज़ें रखी हैं, उन सबको देख लेते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जो वैकेंसी डिटेल्स हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दे रखी हैं, आगे और भी चीज़ें इनके बारे में दे रखी हैं। तो यहाँ पे पहले इन्होंने साफ साफ बोल रखा है, तो ग्रेजुएट पोस्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री और इस इक्वेलेंट। मीन्स या तो यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री हो या इसके इक्वेलेंट कोई डिग्री होगी वो मान्य होगी। और यहाँ पे जो एज है वो 18 से 36 ईयर होगी। यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। और 3 साल का ये रिलैक्सेशन क्यों दे रखा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे जो पोस्ट के नेम हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है। मेडिकल स्टैंडर्ड ये याद रखिएगा, क्योंकि इनकी आगे मेडिकल टर्म में भी जरूर पड़ेगी। और ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें पता चल जाता है कि किस में आप लेजिक करा सकते हैं, लेजर करा सकते हैं, किस स्टैंडर्ड में कैसी चीज़ चलेंगी। तो वो सब चीज़ें हैं, ये आगे नए डेप्थ में हम देख रहे होंगे। अभी यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब एज है वो इसमें हमारी 18 से 33 होनी चाहिए, लेकिन जो एज एप्लीकेबल है वो 18 से 36। और ऐसा क्यों है, तो इन्होंने नीचे दे भी रखा है कि जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है वो कोविड-19 जो पेंडेमिक थी उसकी वजह से आप लोगों को दिया गया है, ये है। और बाकी सारी वैकेंसीज डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसे अरेंज कर देते हैं, इससे देखने में आसानी हो। और यहाँ पे सारी वैकेंसीज और उनकी डिटेल दे रखी हैं। अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारी टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 8113 वैकेंसीज टोटल हो जाती हैं। यहाँ अलग अलग हैं, जैसा कि हमने बताया था। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की देखें तो 1736 वैकेंसीज़ हैं। वहीं स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज़ की बात करें तो ये 994 वैकेंसीज़ हैं। और गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो ये 3144 वैकेंसी हैं। यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये वैकेंसी 1507 हो जाती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट तो ये 732 हो जाती हैं। अगर हम देखें इस सब में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं तो हमारी गुड्स ट्रेन मैनेजर की हैं, जो कि हमारी 3144 वैकेंसी हैं। और सबसे कम वैकेंसीज़ की बात करें तो ये हमारी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की हैं, जो कि हमारी 732 वैकेंसीज़ हैं। और इस तरह ग्रांड टोटल की बात करें, टोटल जो हमारा हो जाता है वो 8113 हो जाता है। तो इस बार ये जो वैकेंसीज़ हैं वो 8113 हैं। ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकती, हो सकता है ये इंक्रीज़ भी हो जाए। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। ये जितनी भी वैकेंसीज रहती हैं ये टेंटेटिव रहती हैं, मीन्स वक्त के साथ ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं।
अब आगे ये तो हमने बता ही दिया आपको कि ये जो एज रिलैक्सेशन है 3 साल का, वो इसी वजह से दिया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया था, उसकी वजह से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपको कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है और फॉर्म का सबमिशन है वो आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 13/10/2024 है, जैसे कि हम बता चुके हैं। तो आपको जो फाइनल डेट है उसके इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही आपको ये कर देना है। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बताई है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, मीन्स आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा जो भी था आपका डिग्री ग्रेजुएशन की, वो अब तक नहीं आ पाई है, तो ये लास्ट डेट से पहले आ जानी चाहिए। मीन्स आपकी जो डिग्री है वो लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। मार्कशीट जो है आपकी ग्रेजुएशन की वो लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। अगर इससे पहले की नहीं होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे दे रखा है कि कैंडिडेट्स के पास उनका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और वैलिड और एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। और ये ईमेल और मोबाइल नंबर जो है वो मतलब हमेशा सेम रखना है, साथ मीन्स आगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और क्योंकि एसएमएस और ये सब चीज़ें ये आरआरबी भेजती रहती हैं आपको इस चीज़ के लिए। आगे हम बोलते हैं तो इन्होंने बोल रखा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें एक कैंडिडेट्स एक आरआरबी के लिए एप्लीकेबल है, मीन्स एक आरआरबी में ही फॉर्म फिल कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा वो फॉर्म फिल करेगा जैसा कि यहाँ पे दे रखा है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये इन्होंने बोल रखा है कि आपको फॉर्म फिल करना है तो एक ही आरआरबी से आपका फॉर्म फिल होना चाहिए। एक कैंडिडेट का जो फॉर्म होगा वो एक ही आरआरबी से फिल हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट एक ही आरआरबी से फॉर्म फिल कर पाएगा। अगर कोई भी ज़्यादा अटैम्प्ट रहता है, एनी अटैम्प्ट टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन वाई अ कैंडिडेट अगेंस्ट दिस CEN सेल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिवायरमेंट। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिल सकता है अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं तो। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो फुलफिल कर रहे हों जिन उनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स को, मीन्स जितनी भी वैकेंसीज हैं अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप फॉर्म फिल करिएगा। जैसे आपको अगर विजुअली आप कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस हिसाब से आप देख लें कि किस क्राइटेरिया में आप फंस रहे हैं। जैसा कि हमने मेडिकल के कुछ क्राइटेरिया दिखाए थे, इनके बारे में डेप्थ में हम आगे बताएंगे कि B2 A2 C और ये A2 C2 ये सब क्या चीज़ें हैं। तो उसके हिसाब से तो ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं उसी पोस्ट को भरिएगा जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम के स्टेजेस दे रखे हैं। तो यहाँ पे 2 CBT तो सबके होने, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने हैं वो 2 होंगे। तो यहाँ पे CBT इसी वजह से दे रखा है। तो यहाँ पे 2 CBT होने हैं, सारे ही एग्जाम के होने हैं, जितनी भी किसी पोस्ट पे आप हैं तो ये तो होने ही है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेजेस ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करें तो 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, मतलब 2 CBT होंगे। साथ ही साथ एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या CBAT, या फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट हो जाएगा। अब इसमें CBAT जो है वो आपके स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए है और टाइपिंग टेस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए है। जैसा कि जितनी भी क्लर्क की टाइपिस्ट की जॉब है उनमें टाइपिंग टेस्ट मांगे गई, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके लिए। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने दे रखा है कि जो CBAT होना है वो केवल स्टेशन मास्टर के लिए होना है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, इन सब के लिए होना है। भाई गुड्स ट्रेन मैनेजर है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, यहाँ पे 2 स्टेज होंगे एग्जाम के बस, और इसके बाद उनका DB हो जाएगा और मेडिकल हो जाएगा। मीन्स इनके लिए कोई भी वो नहीं है, आपका जो टाइपिंग टेस्ट है या CBAT टेस्ट जो है वो नहीं होगा। CBAT ओनली ऑन केवल और केवल जो होगा आपका वो स्टेशन मास्टर के लिए होगा। और टाइपिंग टेस्ट है, ये जो 2 पोस्ट हैं इनके लिए हम बता चुके हैं। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होना है वो इनके लिए होना है, एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इन दोनों के लिए, क्योंकि टाइपिस्ट की जॉब है इसी वजह से टाइपिंग टेस्ट तो होना जरूरी है इनके लिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे दे रखा है कि जो कैंडिडेट्स कितने शॉर्टलिस्टेड होंगे। तो जो दूसरी CBT होगी उसके लिए 15 टाइम कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। मीन्स मान लो आपकी जो वैकेंसी 8113 है तो यहाँ पे इसके 15 टाइम जो कैंडिडेट्स होंगे लगभग 1,20,000 के समथिंग, 1,25 के समथिंग कह सकते हो। तो इतने कैंडिडेट्स आपके सेलेक्ट किए जाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट जो सेकंड CBT के लिए, और उसके बाद सेकंड CBT के बाद जो स्किल टेस्ट हैं या कुछ में टाइपिंग है, तो इन सब के लिए जो कैंडिडेट्स लिए जाएंगे वो आपके 8 गुना कैंडिडेट्स या 8 टाइम्स कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। तो ये इन्होंने दे रखा है। फिर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो है दोनों CBT में आपकी 1/3 की रहेगी। मीन्स 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये CBT 1 में भी रहेगी और CBT 2 में भी रहेगी। यहाँ पे CBT 1 और CBT 2 में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्वेश्चंस का, वो आगे हम देखेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है जो आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ये ओनली ऑन केवल उन कैंडिडेट्स के लिए जो SC और ST कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो SC और ST कास्ट से बिलोंग करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो रेलवे का जो स्लीपर क्लास रहता है उसका पास जो होता है वो फ्री रहता है। मीन्स एग्ज़ाम देने जा सकते हैं वो, लेकिन उनके लिए SC ST वालों के लिए ही केवल फ्री है और किसी के लिए फ्री नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे
थोड़ी सी चीज़ और भी दे रखी है इन्होंने कि अगर कोई भी अटैम्प्ट मिसयूज़ होगा इस ट्रेवल पास का, तो उसके लिए जो कैंडिडेट है अगर उसका हो रहा है तो वो जिम्मेदार रहेगा। मीन्स अगर कोई भी कैंडिडेट है वो अगर अपना पास का मिसयूज करता है या फिर इधर उधर कहीं जाने के लिए यूज़ करता है, ऐसा कह सकते हो आप, तो उसका कैंडिडेट कैंसिल किया जा सकता है या फिर कुछ और भी चीज़ें उसके साथ की जा सकती हैं। जैसा कि और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसकी हमने पहले ही स्टार्टिंग में बात की थी और यही चीज़ आपको बहुत पहले से सुननी रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जैसे A2 स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पे A2 स्टैंडर्ड दे रखा है। तो यहाँ पे वैसे तो जनरल फिटनेस आपकी सब में फिजिकली फिट चाहिए सारे ही एस्पेक्ट्स के हिसाब से, लेकिन अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंट विजन जो है वो आपका 6/9 का चल जाएगा, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें आगे, लेकिन जो नियर विजन रहेगा वो SN 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लास का रहेगा। वहीं जितने भी ये कैंडिडेट्स होंगे उन्हें पास करना होगा अपना विजन टेस्ट, जो कलर विजन टेस्ट होगा। साथ ही साथ वैनोकुलर विजन मीन्स दोनों आंखों से प्रॉपर इमेज बन पाता है, ये एक आंख बंद करके फिर दूसरी आंख बंद करके इस तरह से। फिर नाइट विजन टेस्ट और मायोपिक विजन टेस्ट, ये सब इन्हें पास करना होगा। वहीं आगे अगर हम बात करें, ये A3 कैटेगरी रहती है। A3 कैटेगरी की हम बात करें, यहाँ पे फिजिकली फिट तो चाहिए, डिस्टेंट विजन इन्हें 6/9 का चाहिए। ये विद और विदाउट ग्लासेस भी चल सकता है, मीन्स आप ग्लासेस के साथ हैं तब भी ये चल सकता है। मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी A3 में छूट देखने को मिल जाती है। वहीं यहाँ पे नियर विजन SN 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लास या विद ग्लास दोनों ही चलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कलर विजन बिल्कुल पास करना होगा। यहाँ बायनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट और मायोपिक विजन, ये इन्हें पास करना होगा। वहीं आगे बात करें तो B2 जो कैटेगरी आ जाती है, यहाँ पे फिजिकली फिट तो ये जनरल फिटनेस आपकी होनी चाहिए। वहीं डिस्टेंट विजन जो है वो 6/9 और 6/12 दोनों हो सकता है। वहीं विद और विदाउट ग्लास चलेगा, मीन्स ग्लासेस हों आपके तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। लेकिन पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D, मतलब 4 डायोप्टर से ज़्यादा आपकी पावर ऑफ लेंसेज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आपकी 6/9 कौन सी आई चलेगी और 6/12 कौन सी आई चलेगी। तो अगर आप राइटिंग है, मीन्स राइट हैंड से काम करते हैं, तो आपकी 6/9 राइट होनी चाहिए और लेफ्ट आपकी 6/12 चल सकती है। और वहीं अगर लेफ्ट से काम करते हैं तो लेफ्ट आपकी 6/9 होनी चाहिए और राइट 6/12 चल जाएगी। तो ये था भाई नियर विजन का जो मतलब क्राइटेरिया है वो वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वहीं जो इन्होंने दे रखा है SN 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस चलेगा। वहीं जो रीडिंग के टाइम पे या फिर कोई क्लोज वर्क कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आपको जो टेस्ट है वो पास करना होगा। ये कैटेगरी आ जाती है फिजिकली, इसमें फिट तो होना ही चाहिए जनरल फिटनेस में। मैं डिस्टेंट विजन यहाँ पे 6/12 ले लेते हैं, नील विद और विदाउट ग्लासेस, ये कैसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6/12 चलेगा एक आई का, और दूसरी आई कितनी भी होगी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नियर विजन जो है SN 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस, ये विद और विदाउट ग्लासेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन ये मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर जो रीडिंग स्किल्स हैं वो ठीक होने चाहिए, मीन्स पास से चीज़ें आपको देखनी पढ़नी ये सब आनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कोई भी कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सही से हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ रहता है कि रेलवे में लेजिक चलता है या नहीं चलता है, तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन का आंसर है कि कैंडिडेट्स जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 इन कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए लेजिक सर्जरी या किसी भी तरह की जो सर्जरी होगी, किसी भी प्रोसीजर से करी हुई सर्जरी होगी, वो एलिजिबल नहीं होगी। और अगर हम बात करें A2 और A3 में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A2 और A3 कैटेगरी ये थी। अगर हम बात करें A2 और A3 कैटेगरी में कौन सी पोस्ट आती हैं, तो A2 और A3 कैटेगरी के जो पोस्ट हैं यहाँ पे साफ साफ इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मास्टर है। तो ये जो कैटेगरी है इनमें आपका लेजिक लेजर कुछ भी हो वो नहीं चलेगा। वो बात अलग है कि आपने कराया और वो पकड़ नहीं पाया, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो A2 कैटेगरी जितनी भी आपकी आ रही है, ये स्टेशन मास्टर का हो गया और गुड ट्रेन मास्टर का हो गया, तो इन दोनों में आपकी जो लेजिक है, लेज़र है या कोई भी सर्जरी है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपने कराई भी है तो थोड़ा सा उसके बारे में अवेयर रहिएगा, चीज़ें आपकी ख़राब नहीं हो जाए एग्ज़ाम टाइम में। नेक्स्ट आ जाता है कैंडिडेट जो किसी ने लेजिक करा रखा है लेकिन वो B2 और C2 कैटेगरी के मेडिकल उसमें क्राइटेरिया में आते हैं, तो उनका जो वो है वो चल जाएगा, लेजिक या लेजर जो भी है वो चल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि जो ये रिफ्रैक्टरी एरर जो है वो नहीं होनी चाहिए, या फिर उन्होंने कह सकता है रिफ्रैक्टरी एरर सही कराई है, करेक्ट कराई है किसी भी प्रोसीजर के हिसाब से, लेजिक से या लेजर से या कोई भी सर्जरी कराई है, तो वो आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग B2 और C2। मतलब इसके अलावा जो B2 और C2 कैटेगरी के जितने भी आपके वो थे मेडिकल टेस्ट, तो उन सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। मीन्स स्टेशन मास्टर और जो गुड्स गार्ड वाली बात कर लें तो उसके अलावा सारे पे आप रहेंगे। अब आगे चलते हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी एज लिमिट के बारे में बताया। तो एज लिमिट इन्होंने दे रखी है जो 3 साल कम करके और बाकी सारी चीज़ें करके इन्होंने दे रखी है। साथ ही साथ
यहाँ अगर हम बात करें तो इन्होंने दे रखा है कि इन जनरल अगर हम बात करें तो जो कोई भी कैंडिडेट है उसकी एज लगाई जाएगी, सॉरी, वो 1/1/2025 से लगाई जाएगी। वहीं एज ग्रुप की बात करें तो 18 से 36 के बीच ये एज ग्रुप बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यूआर की तो वो 2/1/1989 से ये अपर लिमिट दे रखी है कि इससे पहले का कोई इंसान नहीं होना चाहिए। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में वो आता है तो 2/1/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST में 2/1/1984 से पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का चलेगा। लेकिन कितनी बाद का चलेगा? सारी कैटेगरी में 1/1/2007 तक का कैंडिडेट चलेगा, इसके बाद का कोई भी कैंडिडेट नहीं लिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ दे रखा है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST OBC में जिस तरह का एज रिलैक्सेशन चलता है उन्हें दिया जाएगा। यहाँ पे जैसा कि अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं OBC और SC ST के बारे में, बाकी यहाँ टेबल है उसे आप देख सकते हैं। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है यहाँ 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, केवल NCL में मिलता है ये, नॉन क्रीमी लेयर में जानते ही होंगे आप जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं SC ST है उन्हें 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है तो वो मिलता है, यहाँ पे भी वैसा ही दे रखा है, इसमें कुछ अलग नहीं है, नया नहीं है। और बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो देख सकते हो। इस तरह से बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, सो ऐसे आप देख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो हम बता चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो जितनी भी डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे अपनी तो वो किसी भी कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। मीन्स डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो अलग होगी वो नहीं चलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। भाई आगे चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे। यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट पढ़ें लाइन को कि क्या दे रखा है इन्होंने, तो इन्होंने दे रखा है कैंडिडेट शुड हैव रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेट फॉर पोस्ट एनेक्सर ए। एनेक्सर ए में यही दे रखा है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए ये, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो वो चलेगी। तो ये था। और इसके अलावा उन्होंने कुछ हैं जिनके रिजल्ट जो है अवेटिंग है, मीन्स अभी आया नहीं है, और उनके रिजल्ट जो है जो डेट है लास्ट डेट है वहाँ तक नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए अंदर नहीं लिया जाएगा। मीन्स उनका कैंडिडेट है जो कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल हो जाएंगे, वो ऐसा आप कह सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। और DB के टाइम पे उन्हें प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। वहीं अगर हम बात करें तो जो फीस है वो सारे कैंडिडेट्स की केवल SC और ST इन कैटेगरी को छोड़ के या फीमेल को छोड़ के जो फीस रहेगी वो 500 रुपये ही रहती है। बाकी अदर के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारे PWBD हो गए, फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, इन सब की 250 रुपये फीस हो जाती है। वहीं इनमें से जो चीज़ें हैं वो रिफंड भी आती है। जैसे अगर हम बात करें 500 जो आपसे फीस ले रहे हैं इसमें से 400 फीस आपकी CBT बन के बाद, मीन्स आप जब पहला पेपर देने जाएंगे तो ये रिफंड हो जाएगी। वहीं इनकी जो 250 रुपये है ये 250 की 250 ही रिफंड हो जाती है पहली CBT के बाद। बस इसमें जो कुछ बैंक चार्जेस होते हैं वो कट हो जाते हैं, बाकी पूरी फीस रिफंड हो जाती है। उन्होंने दे रखा है कि कोई भी कैंडिडेट है उसने एग्ज़ाम फी तो पहले पे कर रखी है लेकिन उसका फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं हो पाया या फिर सबमिट नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में उससे फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी, उसकी फ़ीस वहाँ कटी रहेगी और उसे एग्ज़ाम भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसका फॉर्म पूरा फिल नहीं हो पाया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ़ी काटने के बाद भी जो चीज़ें हैं बाकी की पूरी करिएगा, उसके बाद अपना प्रिंट निकाल के फिर बैठिएगा शांति से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे की जो चीज़ें हैं उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले ही हमने हाईलाइट कर रखी हैं इसी वजह से, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो और इन सब चीज़ों को पढ़ने में और देखने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उस पर चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो रिलैक्सेशन ले रहे हैं, किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, चाहे वो EWS कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, SC ST का ले रहे हैं, ये OBC नॉन क्रीमी लेयर है, एक्स सर्विसमैन है या PWBD हैं, किसी भी कैटेगरी का ले रहे हैं तो उनके लिए जो रिजर्वेशन है या रिलैक्सेशन है जो भी है तो उसको क्लेम करने के लिए उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होने चाहिए। और जो डेट बोली है मीन्स लास्ट डेट जो है आपकी वही क्रेजुअल डेट मानी जाती है एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। तो मतलब एग्ज़ाम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, तो उसका आप उसी टाइम के होने चाहिए। मीन्स आपकी लास्ट डेट से पहले के जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आपको ये जो रिजर्वेशन है या रिलैक्सेशन है ये नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपके क्रूशियल डेट मीन्स इसकी जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम की नहीं, फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो होने चाहिए। और अगर आपके पास इनके सर्टिफिकेट नहीं होंगे जो भी आप रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको ये रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं जिसका आपको काफ़ी इंतजार रहा होगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। अगर हम बात करें तो पहला जो स्टेज का एग्ज़ाम होता है CBT, फर्स्ट CBT जो रहता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन 90 मिनट की होती है। वहीं 100 क्वेश्चन होते हैं। मीन्स 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर हम 90 मिनट में 100 क्वेश्चन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग क्या रहती, सॉरी ये सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं उन चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के 30 रहते हैं, वहीं रीजनिंग के 30 रहते हैं। मीन्स कुल मिला के 40 और 30 70, 70 और 30 100, कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको 90 मिनट में सॉल्व करने होते हैं।
यही चीज़ होती है जो कि चेंज हो जाती है आपके CBT 2 में। CBT 2 में जो आता है यहाँ पे 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बाकी लगभग सेम है इसमें भी। क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, जब 120 हुए हैं तो हर सब्जेक्ट में थोड़े से बढ़ेंगे। यहाँ पे जो PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स हो सकते हैं या फिर फिजिकली आप कह सकते हो हैंडीकैप जो रहते हैं, उन्हें 120 मिनट्स दिए जाते हैं और इनके साथ एक स्क्राइब वो अपने साथ ले के आ सकते हैं। मीन्स कोई बंदा है जो एग्ज़ाम देने के लिए साथ में ला सकते हैं। फिर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3। यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, और यही 1/3 CBT 2 में भी रहती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स जो कि CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे तो उनका जो कट ऑफ लगी उनकी कैटेगरी के हिसाब से ये सारी चीज़ें लगेंगी, ये इन्होंने पहले ही बता रखा है। तो ये चीज़ आप जानते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं CBT 2 पे। तो सेकंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो। अगर हम बात करें तो सेकंड जो स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके लिए 15 गुना जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। मीन्स 15 टाइम आपके कैंडिडेट्स लिए जाएंगे CBT 1 के जो पास होंगे वो। अब CBT 1 में जो हम आपकी वैकेंसी है उसका एक्चुअल वैकेंसी का 15 गुना लिए जाते हैं। अब आगे चलें तो यहाँ पे सेकंड बेस्ट टेस्ट में जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि आपका जो टाइमिंग तो 90 मिनट ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन बड़े कहाँ हैं, तो यहाँ पे ये 50 हो चुके हैं, ये 35 हो चुके हैं और ये 35। मीन्स जहाँ पे 40 थे वो 10 बढ़ गए यहाँ पे, और यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन इधर बढ़ गए हैं। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। भाई टाइमिंग वही रहती है। और ये PWBD कैटेगरी की बात करें तो 120 यहाँ पे मिनट मिल जाते हैं। यहाँ पे 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं। भाई नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वही रहेगी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। यहाँ पे जो सिलेबस है, दोनों CBT का जो सिलेबस है लगभग सेम है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं। यहाँ पे जो CBT 1 का सिलेबस है यहाँ दिखा देते हैं। मैथ का सिलेबस ये रहा आपका, नीचे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और फिर जनरल अवेयरनेस। तो ये हो जाता है। भाई आपका जो मैथ का ये CBT 2 का सिलेबस है लगभग सेम है, कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वैसे देख सकते हैं आप। अब आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे CBAT भी होता है, जो कि केवल और केवल रहता है हमारा स्टेशन मास्टर के लिए। तो जब आप CBT 2 क्रॉस करेंगे तो उसके बाद CBAT रहता है और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 42 मार्क्स होते हैं, ये आपको लाने होते हैं। भाई ये 8 गुना कैंडिडेट जो होते हैं स्टेशन मास्टर में, कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ स्टेशन मास्टर फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटीज़। कोई भी कम्युनिटी है उससे 8 गुना जो कैंडिडेट्स होते हैं, EWS OBC ST किसी भी कैंडिडेट्स मतलब उससे हो सकते हैं आप कैटेगरी से, तो वो CBAT के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। ये चीज़ उन्होंने अलग से दे रखी है। बाकी है, अब हम बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो आपकी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की आपकी टाइपिंग चलती है, एक हिंदी की और इंग्लिश की। और इनकी स्क्रिप्ट भी इन्होंने पहले ही दे रखी है कि आपको किस में यहाँ पे करनी है। सॉरी, फॉन्ट यहाँ पे दे रखे हैं कि किस फॉन्ट में करनी है, क्या फॉर्मेट आपका रहने वाला है टाइपिंग का। तो इंग्लिश की अगर हम टाइपिंग स्पीड की बात करें तो इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करनी है इंग्लिश की, और 25 वर्ड पर मिनट जो आपको टाइप करनी है वो हिंदी की। और अगर हम बात करें हिंदी की टाइपिंग के लिए तो यहाँ पे हिंदी में कृतिदेव और मंगलम या मंगल फॉन्ट कह सकते हो, दोनों आपको मिल रहे होंगे। भाई अगर हम बात करें तो ये जो आपके टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें आपके जितने भी स्पेल चेक फैसिलिटी नहीं होगी और साथ ही साथ कोई एडिटिंग टूल्स नहीं होंगे। मीन्स कह सकते हो आपको बैक स्पेस जो होगा एक तरह से काम नहीं कर रहा होगा, इतना समझ सकते हैं आप। ये था टाइपिंग का। और ये जो टाइपिंग होती है वो सारी पोस्ट में नहीं होती, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अगर टाइपिंग की बात करें कि किस पोस्ट में हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। और यहाँ पे जो टाइपिंग है आपकी केवल ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, ये इन दोनों पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग रहेगी, क्योंकि टाइपिस्ट की जॉब है, ऑब्वियस सी बात है टाइपिंग होनी चाहिए। वहीं और हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स होंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें नेक्स्ट स्टेज के लिए, मीन्स कह सकते हो आप जब आप स्किल टेस्ट दे देंगे तो नेक्स्ट स्टेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही रह जाता है, तो DB के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि आपको इसके बाद DB के लिए बुलाया जाएगा। वहीं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आप किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपका कुछ नहीं है। वहीं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसके लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट, इन दोनों के लिए टाइपिंग टेस्ट है, क्योंकि ये दोनों ही जॉब टाइपिस्ट की हैं, आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें चीफ कमर्शियल कम ये टिकट सुपरवाइजर, इसका भी कोई आपका स्किल टेस्ट नहीं रहेगा। वहीं स्टेशन मास्टर हम बता ही चुके थे, CBAT या फिर कह सकते हो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये आपका देखा जाएगा। वहीं CBT 1 और CBT 2 ये दोनों पोस्ट के लिए ही है, कॉमन है, ये आपको देना ही पड़ेगा। कोई भी पोस्ट है सबके लिए आपको CBT 1 और CBT 2 तो देना ही पड़ेगा। तो ये था
भाई यहाँ पे अब आप जो फोटो सिग्नेचर ये सब आपका लगाएंगे तो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो आपका जो फोटोग्राफ है वो जेपीईजी इमेज होना चाहिए, जिसका साइज होना चाहिए 20 से 50 केबी के बीच। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो सिग्नेचर है वो 10 से 40 केबी के बीच का चलेगा। भाई आपके पास जो आपको फ्री टेबल पास ट्रैवल पास चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट होगा आपका SC ST का सर्टिफिकेट लगेगा, तभी आपको वो पास मिलेगा। तो उसके लिए आपको 50 से 100 केबी के बीच का आपका SC ST का सर्टिफिकेट जो है वो आप लगा सकते हैं। वहीं जो कुछ लोग स्क्राइब लेके जाएंगे साथ में, तो उसके लिए आपका जो उसका फ़ोटो लगाना होगा आपको, तो JPG इमेज जो होगा वो 20 केबी से 50 केबी का उसका चल जाएगा। तो ये था, बाकी आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें लगभग एंड है। देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हाँ ये देख सकते हैं आप, जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो अच्छे से भरिएगा, प्रॉपर भरिएगा, क्योंकि जो रिफंड है उसी अकाउंट में आता है जिससे आपकी फ़ी कट होती है। अगर कोई भी कैफ़े पे फॉर्म फिल कराता है ये चीज़ देखने को भी मिल जाती है। अगर कोई भी कैंडिडेट है कैफ़े पे आपको ना फॉर्म फिल करा रहा है, तब भी वो जो अकाउंट नंबर लगवाए वो अपना लगवाए, एल जो कैफ़े वाला होगा उसके अकाउंट में आपको जो रिफंड होगा हो जाएगा। जिस फॉर्मेट में फ़ीस कट होती है उसमें ही लगा आपके पैसे जाएंगे, तो इस वजह से इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, एक अकाउंट से एक ही फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि पिछली बार देखने को मिला था कि कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एक ही अकाउंट से कई सारे फॉर्म फिल कर दिए थे, तो उनका जो रिफ़ंड था वो दिक्कत हो गई थी, रिफ़ंड नहीं आ पाया था। ऐसा कई सारे लोगों के साथ देखने को मिलेगा था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि एक अकाउंट से एक ही मीन्स फ़ीस कटाएँ, या फिर कह सकते हो एक जो आपका फॉर्म फिल हो उस पर एक ही अकाउंट नंबर हो, दूसरे पे दूसरा हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। भाई अगर हम बात करें जो आपको DB के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वैसे तो इसकी अभी इतनी नीड नहीं है, लेकिन हाँ आपको तैयार कराने इस वजह से हम बता रहे हैं। बाकी DB के टाइम पे ये सारी चीज़ें वापस से भी रिपीट करी जाएंगी। तो यहाँ पे हाई स्कूल एग्जामिनेशन का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो लेके जाना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट जो भी होगा वो लेके जाना चाहिए। आप कह सकते हो मेट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो सके, फादर नाम मदर नाम ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं वो प्रूफ हो सके। उसके बाद +2 होना चाहिए आपके पास, +2 मीन्स 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट। वहीं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिग्री और यूनिवर्सिटी की या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी चीज़ है वो होनी चाहिए, जिससे आप ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो जितने भी फॉर्म है वो सारे ग्रेजुएट लेवल के हैं। वहीं अगर आपने SC ST का रिजर्वेशन लिया है तो SC ST का आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर का लिया है तो उसका होने चाहिए। तो इन सब के आपको जो सर्टिफिकेट हैं वो इन्होंने दे रखा है एनेक्सर सेकंड, और वहाँ से आप देख सकते हैं किस फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर हम साफ बताएं तो यहाँ पे ये आपका जितना भी डॉक्यूमेंट आगे चल रहे होंगे वो सारे जो आपके हैं सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। कोई भी स्टेट लेवल का जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं चलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सेंट्रल के होने चाहिए ये चलेंगे और स्टेट के नहीं चलेंगे। इस वजह से कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लास्ट डेट से पहले ये सारी चीज़ें आप करवा लीजिएगा। जितनी जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें थी, और भी कई सारी चीज़ें दे रखी हैं जो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके लिए आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, NOC है, ये सब चीज़ें मांगते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हम बता चुके हैं। तो ये सब था, ये डॉक्यूमेंट के बारे में हमने आपको बता दिया। भाई यहाँ पे अब सारी चीज़ें लगभग ऑफ हो चुकी हैं, और ये तो फाइनल हो गया कि आपको कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। अब रह जाती है कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है, और कहाँ कम कट ऑफ जाती है, या फिर कह सकते हो कहाँ कम कंपटीशन रहता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी इसी टॉपिक पे रहेगी कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना है, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ किस जोन से आपको फॉर्म नहीं भरना है, जिससे क्योंकि उस जोन में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ रहती रहेगी या फिर वैकेंसीज कम रहेंगी, तो उस चीज़ को हम बताएंगे कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, किस जोन से भरना है, या फिर कहाँ की कट ऑफ कम जाती है। आप इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरिएगा। ये 2 वीडियो देखने के बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप जो हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ के चक्कर में रहते हैं और चीज़ें आपको देखने को लगती हैं और प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो ये था, बाकी सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियोस लिंक, साथ ही साथ आपके PDF और सिलेबस का PDF, सारी चीज़ें, या फिर आगे कोई भी आपको चीज़ की नीड होती है तो वो सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलती हैं। साथ ही साथ आप हमसे बात भी कर सकते हैं वहाँ पे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो इस वजह से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।